हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्य योजना में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या 57 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम मेंशन करेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 9। विषय है तो आज का विषय है सामाजिक विज्ञान। प्रकरण है आधुनिक विश्व में चरवाहे। उसके बाद अवधि मेंशन करेंगे। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रख कर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में व्यक्तिगत विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र चरवाहे के जीवन के बारे में जानने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र आधुनिक विश्व में चरवाहों के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र चरवाहों के पहाड़ों, पठारों, मैदानों में व्यतीत जीवन के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरा 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए चौक, डस्टर, श्यामपट, संकेतक, कक्षा कक्ष सामग्री इत्यादि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए छात्र छात्रा चरवाहे के बारे सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, वनों में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पेड़ पौधे, वन्य जीव, घास। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे उत्तर दिए पेड़ पौधे, तो कुछ बच्चे उत्तर दिए वन्य जीव, तो कुछ बच्चे उत्तर देते हैं घास। ठीक है, आप इसमें से वही शब्द को लेकर दूसरा प्रश्न बनाइए जिससे आपका टॉपिक निकले। ठीक है, तो देखिए छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, घास को कौन कौन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं गाय, भेड़, बकरी, मवेशी, खरगोश इत्यादि। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, गाय, भेड़, बकरी आदि को और किस नाम से जाना जा सकता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं पालतू पशु। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, पालतू पशुओं के चरने के स्थान को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं चरागाह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, चरागाह का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं चरवाहे। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक छठा प्रश्न करते हैं, आधुनिक विश्व में चरवाहे पाठ के बारे में आप क्या जानते हो। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग इतिहास विषय के आधुनिक विश्व में चरवाहे पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं, ऐसे लोग जो मवेशियों को पाल कर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। ठीक है, घुमंतु चरवाहे वे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। ये सर्दी गर्मी के अनुसार अलग अलग चरागाहों में चले जाते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर बस गए। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रहने वाला चरवाहों का समुदाय गद्दी कहलाता है। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों
बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारी हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे आधुनिक विश्व में चरवाहे। पहला पॉइंट में लिखेंगे घुमंतू चरवाहे वे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रहने वाला चरवाहों का समुदाय गद्दी कहलाता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं चरवाहे किसे कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं ऐसे लोग जो मवेशियों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं चरवाहे कहलाते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं गद्दी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे पठारों मैदानों में चरवाहे का जीवन, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गड़रिए या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गड़रिए बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाहों बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। कोंकणी किसान भी इन चरावाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों की रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़रियों का ही बसेरा रहता था। ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे पठारों मैदानों में चरवाहे का जीवन। पहला पॉइंट में लिखेंगे धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे
अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कोंकणी किसान इन चरागाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों की रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ठीक है, उसके बाद छात्र अध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, धंगर कहाँ रहते थे? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, किन किसानों ने धंगरों का स्वागत किया? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं कोंकणी किसान। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति छात्र केंद्रित होता है। इसमें बच्चों के लिए प्रश्न पूछा जाता है ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, घुमंतु चरवाहे किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न करेंगे, भाबर किसे कहते हैं? उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम आप एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करेंगे, जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? दूसरा प्रश्न करेंगे, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को ज्यादा पालते थे? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें अच्छे से चेक भी कर सके। इसमें भी मिनिमम एक या दो प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है? इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है? तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।